चीफ जस्टिस फरहाद ईसा ने वकील को कुरान पाक और अहादीस सुनाने से रोक दिया और कहा कि हमें नहीं सुननी। वकील रेहानुद्दीन गोलरा को पुलिस के जरिए रोस्टम से हटवा दिया गया। अल्लाह अकबर। मैं मजीद कुछ नहीं लिख सकता। मेरे ख्याल में अपनी बहस का आगाज कुरान पाक की चंद आयात से करनी चाहिए जो अदल व इंसाफ, एहसान, सिला रहमी, मुनसिफ के किरदार और फ़राइज़ वगैरह से मुतलिक हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज 22 सितंबर इतवार का दिन है। अपने वीलाग में फाइज ईसा का इस्लामी यूनिवर्सिटी के रेक्टर के साथ रंजिश की बिना पर जो रऊनत और सफाकियत का मुजाहरा किया, तजिए के अलावा कल के PTI लाहौर के कामयाब जलसे और अदलिया को बातिल, फस्ताई और नाजायज़ रजीम जिस तरह गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है, आज के वीलाग में अपना मौजू होगा। सबको पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कल PTI का लाहौर का जलसा, जो कि लाहौर में दरअसल नहीं और कसूर के करीब जलसा हुआ, वो इसलिए कि लाहौर का जलसा तो उस वक्त होता कि जब मीनारे पाकिस्तान में जलसा होता और 3 रोज़ कबल तैयारी का मौका दिया जाता। लेकिन इस बातिल हुकूमत ने, इस बातिल रजीम ने एक रात पहले वो तमाम प्लान जो कि PTI का था उसको तहस नहस करके NOC दिया 43 कंडीशन पे, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट करना उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल था। लेकिन PTI ने फिर भी जलसा किया और तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने नहीं दिया गया, नासिर बाग में नहीं करने दिया गया, जलो रोड पर नहीं करने दिया, बल्कि काना से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे एक वैशी मंडी लगती है जो कि लकदक जगह पे है और जहाँ पर बयान भी है, बयाबान भी है और पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर दिया गया। और जिस हालात और वाक़यात में आप देखें, जलसा क्या आप समझे 3-4 घंटे के टाइम पे ये सारा प्लान किया गया कि जी जलसा करें आप। वहाँ पर ना तैयारी थी जलसे की, ना माइक सिस्टम मौजूद था, ना आवाम में तशहीर की गई थी और पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ जगह से बंद किया गया था। मोटरवे, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मोटरवे सुबह ही बंद कर दिया गया था और यहाँ से जो काफिले गए वो GT रोड या फिर इंडिविजुअल के तौर पे गाड़ियों में या फिर ट्रेन के ज़रिए पहुँचने की कोशिश की। मुख्तसर ये कि जहाँ पर पकड़ धकड़ का माहौल हो, FIR दर्ज हो रही हो, लोगों को जेलों में भेजा जा रहा हो और इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमे हो रहे हों, तो इस हालात में 4 घंटे के मुख्तसर टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं समझता हूँ तारीख का सबसे बड़ा जलसा काना में और बल्कि कसूर के करीब हुआ। ये लाहौर का जलसा नहीं है, तो इसलिए ये कामयाब जलसा है। तमाम हालात में आप इंसानी साइकी का अंदाज़ा लगा लें कि जो डाई हार्ड होते हैं वो कम होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं वो सेकंड नंबर पे, और जो दिल से PTI को समझते हैं वो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आते हैं। तो ऐसे हालात में वही लोग निकलते हैं जो सपोर्टर, डाई हार्ड सपोर्टर हो, जो पहली फहरिस्त में लड़ना जानते हैं। अदरवाइज जमहूरी माहौल होता और फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते पहले ही NOC दे दिया जाए और आम माहौल में जिस तरह नवाज शरीफ को मौका दिया गया, बल्कि नवाज शरीफ को जो मौका दिया गया वो तो तमाम स्टेट के इदारे शामिल हो के एक नाकाम जलसा किया गया था जब इलेक्शन से पहले। तो मुख्तसर ये है कि मार्शल लॉ प्लस के दौर में ऐसा जलसा बावजूद पाबंदी के, तकालीफ के, FIRs के, पकड़ धकड़ के करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ सिर्फ PK नहीं है, पंजाब भी गढ़ है। 8 फरवरी को तमाम ने, पूरी आवाम ने शो कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब गढ़ है, क्योंकि पंजाब जिसका हुआ वो पाकिस्तान उसका हुआ। तो इमरान खान का पाकिस्तान, हर सूबा पाकिस्तान इमरान का है, बलूचिस्तान भी, सिंध भी, KPK भी और पंजाब भी, GB भी, कश्मीर भी। इतना ही काफ़ी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इशू जो चल रहा है आजकल वो ये चल रहा है कि 2 रोज़ कबल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हवाले से जिक्र करता चलूँ कि उसमें मैंने, जो हमारे एक एडवोकेट हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है रेहानुद्दीन खान गोलरा साहब, इंतहाई बारिश शख्स, अरबिक जानते हैं, इस्लाम का बहुत ज़्यादा मुताला है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मेरा ख्याल है कि 25-30 साल से लीगल एडवाइज़र चले आ रहे हैं
और सिर्फ यहाँ पर नहीं, उनको अरबिक इज्जत से देखते हैं, और जो मालिक है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उनसे डायरेक्ट ताल्लुकात है। इंतहाई शरीफुन्नस शख्स, मैं समझता हूँ कलंदर, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद के शहर इलाके गोलड़ा से है, और गोलड़ा के खानों में से एक है, लेकिन इंतहाई शरीफुन्नस कलंदर और सादा इंसान है। मेरे नेबर भी रहे हैं ऑफिस में जब हम एफेट में होते थे, और ऐसा हमारा रिश्ता हुआ कि आज भी कायम है। जब ये वाक़या मुझे यूट्यूब से या ख़बरों से मालूम हुआ, तो फिर मैंने उन्हें डायरेक्ट फ़ोन किया, तमाम चीज़ें डिटेल ली। और मुख्तसर ये है कि आपको मालूम है कि 3 साल पहले जो वकला को मुश्ताक खाकी साहब डॉक्टर, वो होते थे टीचर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, उनको जो है मिसकंडक्ट की बुनियाद पे निकाल दिया गया, और फिर उसको चीफ जस्टिस से मेरा ख्याल ताल्लुक था ये फ्राडिसा के, उसने लगा दिए इनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद उन्होंने बदले लेने शुरू किए इस्लामिक यूनिवर्सिटी वालों से, जिन्होंने इनको निकालने में अपना किरदार अदा किया था। उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन काजी फायजीसा ने कोई मौका जाने हाथ से जाने नहीं दिया जब उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, या करते दर्जे जो लीड करते हैं उनको नुकसान या तकलीफ पहुँचाने में। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी हैं, और चांसलर जो है सदर आरिफ अलवी हैं। तो दिसंबर में 2023 में इनका सालाना की मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर की, जिसको हेड कर रहे थे सदर आरिफ अलवी साहब। अब इसमें हालांकि सदर आरिफ साहब अलवी हेड कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर एज ए मेंबर थे, लेकिन अपने आप को चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने तमाम इजलास को कंट्रोल कर लिया, और कभी रेक्टर को जलील करे, कभी मेंबर्स को। मुख्तसर ये है कि 3-4 घंटे वो मीटिंग चली, उसमें उन्होंने इंतहाई ज़्यादा नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए और रौनक का मुजाहरा किया। उसके बाद ये मुश्ताक खाकी साहब ने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो लीडिंग रोल करने वाले थे ऑफिस बेरर, उनके मुख्तलिफ रिट पटिशन फाइल करनी शुरू कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि अभी तक पेंडिंग है। स्टे मांगने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें स्टे नहीं मिला, क्योंकि स्टे बनता नहीं था। इसी तरह एक और पीठ के जरिए इन्होंने हाई सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर दिया, जो कि हालांकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। काजी फायज ईसा को सुनना ही नहीं चाहिए था, फ्रॉड ईसा को। मैं फ्रॉड इसलिए कहता हूँ कि इन्होंने और इनकी बीवी ने फ्रॉड किया है। वो लंबी किसी वक्त बात करेंगे। मुख्तसर ये कि जो नवाज शरीफ ने हुदैबिया में इनको रिश्वत दी, और फिर सरीना ईसा के जरिए इंग्लैंड में 2 फ्लैट्स लिए गए। उन्होंने सरीना फायज ईसा के नाम पे नहीं लिया, बल्कि एक और फर्जी नाम, जाली नाम, उनका नाम जरीना मोंटेसराट करेरा खोसा रखा। तो ये फ्रॉड था, ये फॉर्जरी थी, जो पाकिस्तान पीनल कोड 420, 468, 471 इन दोनों खावन पे और बीवी पे लगता है। बहरहाल मुख्तसर उन्होंने केस फाइल कर दिया और अपने पास ये केस फिक्स करवा दिया। अब रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रेहानुद्दीन खान गोलरा साहब। उन्होंने बताया कि जनाब मेडिकल भेजा है, वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है। मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा नहीं, हर हाल में लाना चाहिए और इनको एम्बुलेंस मिलाएं। खुदा ना खास्ता एक और पहलू है कि इतनी रौनक दिखाई है, वो रास्ते में फौत हो जाती, उनको कुछ हो जाता, ये सुप्रीम कोर्ट के कमरे में बेंच नंबर 1 में हो जाता, तो कौन जिम्मेदार होता मर्डर का? ये मर्डर होता, और ये फ्रॉड ईसा पे ये मर्डर का केस बनना चाहिए था। बहरहाल उनको एम्बुलेंस पे लाया गया और पहले उनको बिठाया गया और काफ़ी देर तक उन्हें सुनने दिया। बड़ी मुश्किल से उनको कहा गया जनाब सुन ले, और जब उनको लेकर आए सामने तो वो बोल नहीं पा रही थी। वो तो एम्बुलेंस में, वो स्ट्रेचर में थी, उनको पकड़ा हुआ। तो 2 लोगों ने मुख्तसर ये कि जलील करके कि ये मुकर कर रही है, ये इसको फ्रॉड कर रही है, इसे निकालो बेंच नंबर 1 से। और जिस तरह निकाला गया, मैं ऐसा समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और उसके साथ साथ नवाजुद्दीन गुलर साहब ने कुरानिक आयत के और हदीस के लिहाजे में बताना चाहा कि आपने जो ये अल्फाज कहे हैं ये ठीक नहीं है, और आपने कहा था कि जनाब ये जाली सर्टिफिकेट है, कि उस पर भी मुख्तसर ये आप गलत साबित हुए हैं। तो मैं इसमें बात करना चाहता हूँ उस पर। इन एडवोकेट हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सुप्रीम एडवोकेट को उन्होंने जलील किया और इनको निकालें, रोसम से निकालें, नहीं तो मैं आपको तौहीन अदालत करने लगा हूँ। मुख्तसर ये, वो तो एक इंडिविजुअल थे। कल मैं बैठा था सुप्रीम कोर्ट के कैफेटेरिया में, बहुत से सीनियर थे और तमाम इस बात का अफसोस कर रहे थे कि फायज ईसा ने जिस जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं, रौनक का मुजाहरा जिस तरह किया है,
वो तारीख में एक तारीख भाव के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर मैं ज़रूर करूँ, जो पहले कहता रहा हूँ कि पूरा सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़, मैनेज और कंट्रोल हो गया है। तो हमारा जो हमारे बार काउंसिल्स हैं खामोश, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था? ये रिप्रेजेंटेटिव है कि ये काजी फायज़ ईसा के चैम्बर में जाते और उनको कहते कि माजरत करें कि आप गलत थे, लेकिन कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिला। तो ऐसे लोगों को मजबूत कर दिया गया है जो कि डिज़र्व नहीं करते थे ऐसी सीटों पे। बहरहाल आज ये इस हवाले से, इसके अलावा आप सबको मालूम है कि किस तरह कोशिश की जा रही है ये अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट लाने की पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, किनके ज़रिए? जो फॉर्म 47 की नाजायज़ पैदावार के तौर पे पार्लियामेंट में, सेनेट में और नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, क्योंकि सेनेट में भी उन लोगों ने वोट दिया मार्च में जो कि रिजर्व सीट्स पे डिजर्व नहीं करते थे, उनको लेके गया गया, बाद में डी सीट हो गए। बहरहाल इसकी कोशिश नाकाम हुई। चंद रोज पहले जिस तरह उनको कहा गया था भेड़ बकरियों के तौर पे पहुंचे और अंगूठा लगाना है, हम आपको कोई बिल अमेंडमेंट्स नहीं दिखाएंगे कि हम क्या ला रहे हैं, सिर्फ आपने यस करना है। लेकिन डिफाइंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मैं समझता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब ने, उन्होंने अपना रोल एक आइनी और जमहूरी रोल किरदार अदा किया और इस अमेंडमेंट को रोक दिया गया। लेकिन अब ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको मालूम है कि पर्सन स्पेसिफिक, पहले भी मैं कह रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है। अता बंदियाल साहब के दौर में नहीं बन सका था, उन्होंने मुअत्तल कर दिया था इस एक्ट को, लेकिन फायज़ ईसा जैसे आए जो किया वो अलग भी लॉग हो सकता है, मुख्तसर इसको पास किया और 3 जजेस जो है वो केस फिक्स करते थे, सू मोटो भी लेंगे तो 3 जजेस। उस वक्त क्यों 3 जजेस किया गया, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सबसे सीनियर जो है वो थे ज़ाहिर चीफ जस्टिस, और सेकंड नंबर पे एजाजुल हसन, और थर्ड नंबर पे जो आते थे वो सरदार तारिक मसूद, जो कि इनकी बी टीम है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के। दो इनकी तादाद थी। बहरहाल मार्च में वो या अप्रैल में रिटायर हो गए, उसके बाद कहानी चेंज हो गई, जिसकी वजह से फस्ताइयों को और फस्ताइयों को कंट्रोल करने वाले गारतगरों को तकलीफ थी। और फिर इन्होंने क्या किया, अब ये कोई और ऑप्शन नहीं हुआ, अमेंडमेंट भी नहीं हुई, तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ऑर्डिनेंस के जरिए 2 रोज कबल विद इन एन आवर जनाब कैबिनेट मंजूर किया, सदन ने मंजूर किया, और जनाब इनके जो ए टीम है फराड ईसा, उन्होंने फौरी तौर पे अमीनुद्दीन को, जो कि इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम, जो भी आप कह लें, अफगान नईम अफगान जैसे लोग हैं जिनको आइन और कानून से कोई नहीं है, उन्होंने मोहर लगानी हर गलत काम पे। ये गद्दार वतन है, ये नंगे दीन है, नंगे वतन है, इनसे कोई उम्मीद भला की आपकी अच्छी की उम्मीद नहीं हो सकती आइन और कानून की। तो बहरहाल हम जैसे लोगों को आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए हमने जंग लड़ना है बिला खौफ व खतर, मुहज़्ज़ब होके। तो मुख्तसर ये है कि जनाब कोशिश की गई और फिर उसमें अमेंडमेंट करके अमीनुद्दीन साहब आ गए। अब ये टग ऑफ वार शुरू हुई। तकरीबन 5 रोज़ कबल एक जजमेंट दी, 4 पेज की भेजी उन्होंने, और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनाउंस करें और उसके बाद इनको सीटें दें। बावजूद ये करने के जो स्पीकर का लेटर गया और पंजाब के स्पीकर का गया, सिंध का गया, उस पर जनाब इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को डिक्लेयर कर दिया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं और पीटीआई के। अब इसका मतलब ये कि नहीं है। इसके अलावा जो इन्होंने किया कि जनाब ये सीटें जो हैं आप रिजर्व सीटें ये फस्ताइयों के में तकसीम कर दें, यानी कि बिलावल जरदारी माफिया, शरीफ माफिया को और दूसरों को तकसीम कर दें, और फिर दोबारा हम मेजॉरिटी ले लेंगे 2/3 की, और फिर हम अमेंडमेंट कर लेंगे। अब इस तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि 4-5 रोज पहले जो जजमेंट 8 वजाहत थी, जो जजमेंट 4 पेज की भेजी है, उसको फॉलो नहीं किया गया, और 9 सवाल जो है उन्होंने रजिस्ट्रार को इस फराड ईसा ने भेजा है कि ये आप किस तरह कर सकते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार ने कैसे किया, जबकि ऑनलाइन अगर 13 जून को ये अपलोड हुआ था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, तो उसमें काम नहीं किया। तो मुख्तसर ये है कि वो सवाल मालूम हो रहा है कि किसकी तरफ से आए थे और सवाल जारी किए गए थे। एक और चीज़ मूड चेंज होता नजर आ रहा है, वो आखिर करके मैं अपना वीलॉग की इजाज़त चाहूँगा, और इसे यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीलॉग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप इसे मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मेरी जो मेहनत है उसका समर यही है कि मेरा पैगाम जहाँ तक पहुँचेगा तो मेरी कामयाबी होगी, आपकी कामयाबी होगी, आवाम की कामयाबी होगी। उसमें पीपल्स पार्टी का रुख डिफरेंट नज़र आ रहा है। जो फारूक एच नाइक है, जो ज़ाती मुलाजिम है,
जरदारी साहब के, जिनको मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बैक इन अर्ली 2000 तो मुलाजिम के तौर पे काम करते थे और उनके पेड एम्प्लॉइज़ थे वकील। तो मुख्तसर ये है कि जो इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, उन्होंने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कंडेम किया है कि जनाब जो आप ये तरमीम कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम की है, ये कंडेमनेबल है, इसको अदलिया को आप पाबंद कर रहे हैं। इसी तरह आज यस्टरडे जो सरदार सलीम साहब हैं, जो गवर्नर है पीपल्स पार्टी के लगाए हुए, उन्होंने भी सेम बात की है कि जनाब आप 3 जज को या 5 जज को और उसके बाद आप हुकूमत के पास पावर हो जाए कि किसी को लगा लें, तो इसका मतलब है आप कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी उन्होंने मजम्मत की। तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो मुख्तसर ये है कि उम्मीद वो चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। मैं जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ उम्मीद से कर रहा हूँ, अदरवाइज जितनी भी दलीलें हैं वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को डबोया जा रहा है, इस शिप को डबोया जा रहा है और डबोने वाले वो हैं जो कि इस वक्त कैप्टन ऑफ दी शिप है। तो अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर सवार हैं उनको बचाना है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कैप्टन्स का किरदार अदा कर सकते हैं, कैप्टन के असिस्टेंट के किरदार अदा कर सकते हैं। तो वी नीड टू चेंज दीज डकैत लूटर्स कैप्टन्स, क्योंकि अगर एक डिसऑनेस्ट हो ना, इनकम्पिटेंट, वो फिर भी किसी तरह के शिप को मंजिल तक ले जा सकता है। लेकिन अगर मंजिल एक शिप का जो कैप्टन ही बेईमान हो और करप्ट हो और उसका मकसद ये हो लूट के इसको बीच समुंदर में डुबोना है, तो बहुत मुश्किल होता है बचाना जब तक आप में रिनेसेंस रिवाइवल नहीं होती। तो खुद अपनी ताकत को पहचानिए, एफर्ट्स करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप है, मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि 9 मई से पहले जो लीडरशिप थी वो भी आपको मालूम है किस तरह की थी, और 9 मई के पास जो आई है वो इनकम्पिटेंट भी है, डिसऑनेस्ट भी है, मोस्टली मैनेज, कंट्रोल और कॉम्प्रोमाइज़ है। इस अपने मेरे तजिए के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।